दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर उपस्थित हैं आपके लिए टॉप 21 सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे छोटी और हल्की हड्डी स्टेप्स किस अंग का भाग है? ए कान की, बी नाक की, सी गर्दन की, डी हाथ की। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए कान की। ए कान हो जाएगा। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। दिया है एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं जबकि एक नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। शिशु के बड़े होने पर 94 हड्डियां जुड़ती हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 29 होती है। मनुष्य का चेहरा 14 हड्डियों से मिलकर बना होता है। सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी फीमर यानी कि जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी मध्य कान में स्टेप्स या रकाब हड्डी है। तो यह इसका सॉल्यूशन हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भूजल में निम्नलिखित में से किस खनिज लवण के लगातार संपर्क से ब्लैक फुट रोग हो सकता है? ए फ्लोराइड, बी नाइट्रेटस, सी आर्सेनिक, डी लेड। तो यहाँ पर बात करें सही उत्तर की तो हो जाएगा हमारा सी आर्सेनिक। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। दिया है आर्सेनिक या ब्लैक फुट पीने के पानी में लंबे समय तक आर्सेनिक के संपर्क में रहने के कारण होता है। यह भोजन या हवा के माध्यम से आर्सेनिक के सेवन के कारण भी हो सकता है। कृपया ध्यान दें कि इटाई रोग कैडमियम विषाक्तता के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लेपिडोप्टेरोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो निम्नलिखित में से संबंधित है। ए फर्न से, बी स्थिर पानी में रहने वाले जानवर, सी लिपिड और वसा से, डी पतंगे और तितलियों से। तो यहाँ पर बात करें इसके सही उत्तर की तो हो जाएगा हमारा डी पतंगे और तितलियों से संबंधित है। लेपिडोप्टेरोलॉजी। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। दिया है लेपिडोप्टेरोलॉजी प्राणी शास्त्र की शाखा है जो पतंगों और तितलियों के 3 सुपर फैमिली के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। जो व्यक्ति लेपिडोप्टेरोलॉजी का अध्ययन करना चाहता है उसे लेपिडोप्टेरिस्ट या ऑरिलियन कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गैर संवहनी ब्रोडफाइटस है यानी कि डैश में हमको भरना है क्या है। ए टेरिडोफाइटस, बी शैवाल, सी ब्रायोफाइटस, डी जिम्नोस्पर्म। तो गैर संवहनी ब्रोडफाइटस है। सही उत्तर हो जाएगा सी ब्रायोफाइटस। यहाँ पर हम ब्रायोफाइटस भर देंगे। ब्रायोफाइटस। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं या इसका सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
दिया है ब्रायोफाइटस एक अनौपचारिक समूह है जिसमें गैर संवहनी भूमि पौधों के 3 प्रभाग शामिल हैं, लिवर वाटर्स, हॉर्न वाटर्स और मांस। वे पारिस्थितिक तंत्र को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे अन्य पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण बफर सिस्टम प्रदान करते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधों के किस समूह को मैग्नोलियोफाइटा के नाम से जाना जाता है? ए जिम्नोस्पर्म, बी एंजियोस्पर्म, सी शैवाल, डी ब्रायोफाइट। तो यहाँ पर बात करें सही उत्तर की तो हो जाएगा हमारा बी एंजियोस्पर्म। देखते हैं इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को। दिया है एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा के नाम से जाना जाता है। एंजियोस्पर्म संवहनी पौधे हैं जिनमें तने, जड़ और पत्तियां होती हैं। वे ऐसे पौधे हैं जो फूल पैदा करते हैं और अपने बीज फल के रूप में धारण करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा बास्ट फाइबर नहीं है? ए जूट, बी गांजा, सी सन, डी कपास। तो बात करते हैं सही उत्तर की तो हो जाएगा हमारा डी कपास सच्चा बास्ट फाइबर नहीं है। देखते हैं इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को। सॉरी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं क्योंकि बस यहीं तक था इसका। अगला प्रश्न है हमारा, किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के आधार पर लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ए विद्युत चुंबकीय बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी केंद्र भिमुख बल, डी परमाणु बल। तो बात करते हैं इसके सही उत्तर की तो हो जाएगा हमारा बी गुरुत्वाकर्षण बल। देखते हैं इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के आधार पर लगने वाला आकर्षण बल है। यह एक सार्वभौमिक बल है और ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की सबसे बड़ी व्यवहारिक इकाई है? ए स्लग, बी एमू, सी हाइपर केजी, डी CaCSL। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा डी CSL। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। दिया है यहाँ पर, द्रव्यमान की सबसे बड़ी व्यवहारिक इकाई को चंद्रशेखर सीमा या CCL कहा जाता है, जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना के बराबर है। चंद्रशेखर सीमा एक स्थिर सफ़ेद बौने तारे के लिए सैद्धांतिक रूप से संभव अधिकतम द्रव्यमान है। इस सीमित मूल्य का नाम भारतीय मूल के खगोल भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसे 1930 में तैयार किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत और क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए चंद्रशेखर ने दिखाया कि एक सफ़ेद बौने तारे के लिए यह असंभव है, जो पूरी तरह से समर्थित है इलेक्ट्रॉन की एक विकृत गैस स्थिर होगी यदि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4
44 गुना अधिक हो। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जूल, किलोग्राम इनमें से किस भौतिक मात्रा की एसआई इकाई है? ए एंट्रोपी, बी मुक्त स्थान की पारगम्यता, सी गुप्त गर्मी, डी गैस स्थिरांक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी गुप्त गर्मी। देखते हैं इसके अब सॉल्यूशन को। दिया है जूल किलोग्राम गुप्त ऊष्मा की इकाई है। गुप्त ऊष्मा यानी कि एल ऊष्मा, क्यू द्रव्यमान, एम गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो किसी ठोस को तरल या वाष्प में या किसी तरल को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। तापमान में कोई परिवर्तन किए बिना एंट्रोपी की इकाई J/K, मुक्त स्थान की पारगम्यता की इकाई H/m, गैस स्थिरांक की इकाई J/K हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो सदिशों के संरेख होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य है? ए समान परिमाण, बी समान दिशा, सी समानांतर सीधी रेखाओं के साथ कार्य करना, डी ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी समांतर और सीधी रेखाओं के साथ कार्य करना। देखते हैं इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को। सदिशों को संरेख कहा जाता है यदि वे समांतर सीधी रेखाओं के अनुदिश कार्य कर रहे हों। संरेख सदिशों का परिणाम या परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब लिफ्ट नीचे की ओर तेजी से जा रही हो तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन कितना होगा? ए वास्तविक वजन के बराबर, बी वास्तविक वजन से अधिक, सी वास्तविक वजन से कम, डी 0। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी वास्तविक वजन से कम। जब लिफ्ट नीचे की ओर तेजी से जा रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन वास्तविक वजन से कम होगा। देखते हैं और थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन को। जब लिफ्ट नीचे की ओर गति कर रही होती है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन वास्तविक वजन से कम हो जाता है, जबकि लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही हो तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन वास्तविक वजन से अधिक हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नल का पानी बिजली का संचालन करता है जबकि आसुत जल ऐसा नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आसुत जल की तुलना में नल के पानी में डैश होता है। तो यहाँ पर हमको इस गैप में भरना है कि इसका सही उत्तर क्या आएगा। ए ध्रुवता, बी अशुद्धता, सी सहसंयोजकता, डी सतह आवेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अशुद्धता। देखते हैं इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को। नल के पानी में आयन घुली हुई अशुद्धियों के कारण होते हैं जो बिजली के संचालन में मदद करते हैं, जबकि आसुत जल में आयन नहीं होते हैं, इसलिए यह बिजली का संचालन नहीं कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। AI ओपेरिन जीव विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ए रसायन संश्लेषक सिद्धांत, बी जीवन का एक सिद्धांत, सी संक्रामक रोग सिद्धांत, डी यूकैरियोटिक
कोशिकाओं की उत्पत्ति का एक सिद्धांत। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा ए, रसायन संश्लेषक सिद्धांत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं या इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसका सही सॉल्यूशन है हमारा जीवन की उत्पत्ति का रसायन संश्लेषक सिद्धांत AI ओप्रिन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। केमोसिंथेटिक सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पानी में रासायनिक तत्वों के संग्रह की एक श्रृंखला माध्यम से हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पारिस्थितिक तंत्र शब्द का जनक किसे कहा जाता है? ए, कार्ल लिनियस को, बी, पियर एंटोनियो मिशेली, सी, आर्थर टैंसले, डी, एडविन जॉन बटलर। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, आर्थर टैंसले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? ए, जीनस या जीन्स, बी, प्रजाति, सी, आर्डर, डी, परिवार। तो यहाँ पर वर्गीकरण की मूल इकाई है वह हो जाएगी बी, प्रजाति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं या इसके सॉल्यूशन को देखते हैं पहले थोड़ा सा। प्रजाति वर्गीकरण की मूल इकाई है। प्रजातियों को वर्गीकरण की बुनियादी इकाइयों के रूप में जाना जाता है क्योंकि प्रजातियों के व्यक्ति संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से निकटता से संबंधित होते हैं और स्वतंत्र रूप से परस्पर प्रजनन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया का एक रूप नहीं है? ए, कोकस, बी, बैसिलस, सी, विब्रियो, डी, लोबोसा। तो यहाँ पर बात करें इसके सही उत्तर की कि इसमें से कौन सा रूप बैक्टीरिया का नहीं है तो हो जाएगा हमारा डी, लोबोसा। बैक्टीरिया का रूप नहीं है। बाकी यह तीनों यानी कि कोकस, बैसिलस और विब्रियो यह तीनों बैक्टीरिया के रूप हैं। बैक्टीरिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा की विशेषता नहीं है? ए, गतिशील शुक्राणु, बी, आर्कगोनियम की उपस्थिति, सी, आर्कगोनियम की उपस्थिति, डी, प्रकाश संश्लेषक रूप से स्वतंत्र स्पोरोफाइट। यहाँ पर हमारे हिसाब से आर्कगोनियम की उपस्थिति यानी कि बी और सी ऑप्शन दोनों एक ही हो गए हैं, 2 बार प्रिंट हो गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, प्रकाश संश्लेषक रूप से स्वतंत्र स्पोरोफाइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पौधों में ऊर्जा का अपव्यय निम्नलिखित में से किसके दौरान होता है? ए, डार्क रिएक्शन, बी, प्रकाश संश्लेषण, सी, फोटो रिसेप्शन, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास सी, फोटो रिसेप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं या इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को देखते हैं पहले। प्रकाश श्वसन ऊर्जा के अपव्यय में मदद करता है जहां पानी के तनाव के कारण दिन के दौरान रंध्र अवरुद्ध हो जाते हैं। फोटोस्पिरेशन अतिरिक्त उत्तेजना ऊर्जा को नष्ट करके पौधे को फोटो ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अवायवीय श्वसन निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी साइटोप्लाज्म, सी 1 और 2 दोनों, डी कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर बात करते हैं सही उत्तर की, तो हो जाएगा हमारा बी साइटोप्लाज्म। देखते हैं थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन को दिया है। अवायवीय श्वसन केवल साइटोप्लाज्म में पाया जा सकता है, जबकि एरोबिक श्वसन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइटोकाइनिन का प्रभाव पहली बार कब प्रकट हुआ? ए पपीते का तरल भ्रूणपोष मिलाना, बी नारियल का तरल भ्रूणपोष जोड़ना, सी आम का तरल भ्रूणपोष जोड़ना, डी अंगूर का तरल भ्रूणपोष जोड़ना। तो यहाँ पर बात करते हैं सही उत्तर की, तो हो जाएगा हमारा बी नारियल का तरल भ्रूणपोष जोड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसके सॉल्यूशन को देखते हैं पहले। साइटोकाइनिन का प्रभाव पहली बार तब देखा गया जब संस्कृत में विकासशील पौधों के भ्रूणों में नारियल के तरल एंडोस्पर्म को शामिल करने से उनके विकास को बढ़ावा मिला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दोहरा निषेचन दर्शाता है? ए जिम्नोस्पर्म, बी एंजियोस्पर्म, सी शैवाल, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोहरा निषेचन की बात की जाए तो हो जाएगा हमारा बी एंजियोस्पर्म दोहरा निषेचन को दर्शाता है। देखते हैं यहाँ पर इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को। आवृतबीजी दोहरा निषेचन दर्शाते हैं। एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जो फूल पैदा करते हैं और उनके बीज फल के रूप में धारण करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने टॉप 21 प्रश्न लिए थे और यहाँ पर सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है और शुरू से लेकर अंत तक देखा है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।